नमस्कार। कभी कभी इतिहास में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक ही दस्तावेज में आजादी की उम्मीद भी होती है और बंटवारे के बीज भी। क्या ऐसा हो सकता है? आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। ये एक बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स कानून था जिसने जाने अनजाने में आधुनिक भारत की नींव रख दी। अच्छा, तो ये एक्ट कितना बड़ा था? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 541। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसमें 541 क्लॉजेस और 15 शेड्यूल्स थे। सोचिए, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का पास किया हुआ अब तक का सबसे लंबा कानून था। और सच कहूं तो इसकी ये कॉम्प्लेक्सिटी ही इसकी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आज इस एक्ट को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ब्लूप्रिंट आखिर था क्या। फिर ऑल इंडिया फेडरेशन का जो प्लान था वो क्या था। इसके बाद बात करेंगे उस ऑटोनॉमी की जिसके साथ एक लेकिन जुड़ा हुआ था। हम ये भी जानेंगे कि इसे भारत में सबने रिजेक्ट क्यों कर दिया। और आखिर में इसकी जो लेगेसी है, जो शायद किसी ने सोची भी नहीं थी, उस पर भी नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये जो 1935 का एक्ट था ना, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ब्रिटेन की सबसे बड़ी और कह सकते हैं आखिरी कोशिश थी। प्लान तो बहुत एम्बिशियस था, पर इसमें एक बहुत बड़ी बुनियादी कमी थी। ये कानून भारत के लिए तो था, पर इसे बनाया भारतीयों ने नहीं था। तो इस एक्ट का सबसे बड़ा आइडिया क्या था? वो था एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना। मतलब एक ऐसा संघ जिसमें ब्रिटिश इंडिया के प्रांत और जो रियासतें हैं वो सब एक साथ एक फेडरल स्ट्रक्चर के नीचे आ जाएं। एक तरह से पूरे भारत को एक साथ लाने का प्लान था। अब देखिए, ये फेडरेशन बनाने का आइडिया तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि पावर कैसे बटेगी। ये जो नई सरकार बनेगी वो काम कैसे करेगी। चलिए इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर के दिल में एक शब्द था डायरकी, मतलब दोहरी सरकार की एक सिस्टम। और मजेदार बात यह है कि जिस डायरकी सिस्टम को प्रांतों में फेल मानकर खत्म कर दिया गया था, उसी को अब सेंटर के लिए लाया जा रहा था। है ना अजीब? तो सेंटर में एक 2 चेम्बर्ड लेजिस्लेचर का प्रस्ताव था। मतलब 2 हाउस, एक अपर हाउस जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया और एक लोअर हाउस जिसे फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली। और हाँ, अगर दोनों में किसी बात पर सहमति नहीं बनती तो डेडलॉक को सुलझाने के लिए जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविजन था। अब जो चीज वाकई में दिलचस्प है वो है शक्तियों का बंटवारा। कानून बनाने वाले सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट्स में बांटा गया। फेडरल लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। प्रोविंशियल लिस्ट, जो प्रांतों के लिए थी। और कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते थे। और जो सब्जेक्ट्स इन तीनों में नहीं थे उन्हें कहते हैं रेजिडुअरी पावर्स, और वो सीधे गवर्नर जनरल के हाथ में थी। और यहीं पर हम इस एक्ट के सबसे बड़े पैराडॉक्स पर आते हैं। एक तरफ तो सेल्फ रूल यानी स्वशासन का वादा किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ असली कंट्रोल अभी भी अंग्रेजों के पास ही था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से सब वापस ले लेना। तो चलिए पहले अच्छी बात करते हैं। अच्छी खबर ये थी कि प्रांतों में यानी प्रोविंसेस में डायरकी को खत्म कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। प्रांतों को काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी और अपने फाइनेंशियल पावर्स मिले। कागज़ पर तो ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम लग रहा था। तो फिर गड़बड़ कहाँ थी? अगर प्रांतों को इतनी आज़ादी मिल रही थी तो फिर इतना जबरदस्त विरोध क्यों हुआ? क्या थी असली वजह? ये रही असली वजह। अल्टीमेट कंट्रोल वो अभी भी ब्रिटिश हाथों में ही था। गवर्नर जनरल के पास किसी भी बिल को वीटो करने की पावर थी। चलो अगर उन्होंने पास भी कर दिया तो लंदन में बैठे किंग्स इन काउंसिल उसे खारिज कर सकते थे। और इतना ही नहीं, गवर्नरों के पास स्पेशल सेफगार्ड पावर्स थी, जो असल में प्रांतीय सरकार के काम में दखल देने का एक खुला लाइसेंस था। और ये तस्वीर जमीनी हकीकत को बिल्कुल साफ कर देती है। हाँ, वोट देने का अधिकार कुछ बढ़ाया तो गया था, पर इस चार्ट को देखिए। देश की लगभग 90% आबादी के पास अब भी वोट देने का हक नहीं था। सिर्फ 10% लोगों को यह हक मिला। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कम्युनल इलेक्टोरेट्स का जो सिस्टम था उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया।
अब डिप्रेस्ड क्लासेस, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी अलग इलेक्टोरेट्स बना दिए गए। इसका सीधा मतलब क्या था? यही कि भारतीय समाज को धर्म और वर्ग के आधार पर और भी ज्यादा बांट दिया गया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और मजबूती मिल गई। तो अब आप ही सोचिए, इतनी सारी शर्तों और किंतु परंतु के साथ भारत ने इस एक्ट पर कैसा रिएक्शन दिया होगा? जवाब बिल्कुल साफ है, इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। हर तरफ से इसका जबरदस्त विरोध हुआ। और ये एक लाइन उस समय की पूरी भावना को बता देती है। The 1935 Act was condemned by nearly all sections and unanimously rejected by the Congress. मतलब ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं थी, ये पूरे देश की आवाज थी, एक नेशनल सेंटिमेंट था। तो फिर इस विरोध की जड़ क्या थी? वजह बिल्कुल सीधी और साफ थी। भारतीय लीडर्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट का दिया हुआ कोई तोहफा नहीं चाहिए था। उनकी मांग थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, एक ऐसी सभा जिसे भारत के लोग खुद चुने और वो सभा भारत का संविधान बनाए। वो एक थोपा हुआ कानून नहीं, बल्कि अपनी आवाज, अपना संविधान चाहते थे। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। ये एक्ट टेक्निकली तो पूरी तरह फेल हो गया, लेकिन इसके बावजूद इसका एक ऐसा असर हुआ, एक ऐसी लेगेसी रह गई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो एक बात साफ कर लेते हैं, इस एक्ट का कौन सा हिस्सा लागू हुआ और कौन सा नहीं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतों की स्वायत्ता वो 1937 से शुरू हो गई, लेकिन जो ऑल इंडिया फेडरेशन का बड़ा प्लान था वो कभी हकीकत नहीं बन पाया और सेंटर में डयाकी भी कभी लागू नहीं हुई। तो फिर इस रिजेक्टेड कानून की लेगेसी क्या थी? विडंबना देखिए, जिस एक्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया उसी ने अनजाने में 3 बहुत जरूरी चीजें दी। एक बना बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, 2 भारतीय नेताओं को सरकार चलाने का एक जरूरी एक्सपीरियंस मिला, और 3 जो सबसे जरूरी है, इसके कई स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जैसे पावर्स का डिवीजन, वो आगे चलकर आजाद भारत के संविधान का आधार बने। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि 1935 का एक्ट भले ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, पर इसने आज़ादी की तरफ जाने वाली रफ्तार को और तेज कर दिया। ये एक जरूरी पड़ाव था, जिसके बाद ही ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन और आखिर में माउंटबैटन प्लान का रास्ता खुला और भारत को आज़ादी मिली। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये आज़ादी का ब्लूप्रिंट था या फिर अनजाने में बंटवारे का एक औजार? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी भारत के इतिहास में सुनाई देती है।